हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेआईवी एंड सीआईवी मेड सिंपल। तो दोस्तों, क्रैश कोर्स में स्वागत है आप लोगों का। फ्रेंड्स, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने इस क्रैश कोर्स के डे 5 को दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो दोस्तों, आज हम लोग थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को एकदम बारीकी से समझेंगे, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। बहुत लोगों की इस पार्टिकुलर टॉपिक में डाउट रहती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये पूरा टॉपिक एक तरह से थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो बहुत लोगों की इस टॉपिक से डाउट रहती है। तो आज हम लोग इन एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे और डाउट को अपना क्लियर करेंगे दोस्तों। तो इससे पहले कि मैं थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट करूं, मैं इससे पिछला जो टॉपिक था दोस्तों वो मैं पहले कवर करना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, जो पिछला टॉपिक था उसका एक टॉपिक, उस पिछला चैप्टर का एक टॉपिक छूट गया था, जो था हमारा जीडीपी डिफ्लेटर से रिलेटेड। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जीडीपी डिफ्लेटर को एक बार समझ लेते हैं। देखिए, जीडीपी डिफ्लेटर जो है ये भी एक इन्फ्लेशन का मेजरमेंट है, चाहे इन्फ्लेशन हो चाहे डिफ्लेशन हो। जैसे कि हमने सीपीआई को देखा था, तो वैसे ही जीडीपी डिफ्लेटर भी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का एक मेजरमेंट है दोस्तों। अब जरा कंपैरिजन देखते हैं। सीपीआई क्या करता है? सीपीआई हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस को कंपेयर करता है। किसके प्राइस से कंपेयर करता है? तो बेस ईयर वाले प्राइस से कंपेयर करता है। मतलब कि अभी जो गुड्स और सर्विसेज हैं हमारे पास, उसका जो प्राइस है उसको बेस ईयर वाले प्राइस से कंपेयर करता है हमारा सीपीआई। लेकिन जहाँ तक बात है जीडीपी डिफ्लेटर का, तो वो क्या करता है? वो करंट ईयर के प्राइस को बेस ईयर के प्राइस से कंपेयर करता है सभी गुड्स और सर्विसेज के लिए दोस्तों। तो इसके अंदर हमारे सारे गुड्स और सर्विसेज आते हैं, जो कि नए भी होते हैं, नए प्रोड्यूस वन भी होते हैं, और जो कि विच वे नॉट इन बास्केट फ्रॉम द बेस ईयर, जो कि बास्केट में नहीं थे बेस ईयर में। मतलब कि जो नए नए इस दौरान बेस ईयर से आज तक के ईयर के दौरान जितने भी नए प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं उसे भी हमें इंक्लूड करता है जीडीपी डिफ्लेटर। तो दोस्तों, जीडीपी डिफ्लेटर का बेसिक फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, वो है हमारा नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी टाइम्स 100। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर निकालने के लिए हम लोग परसेंटेज निकालते हैं नॉमिनल जीडीपी का और रियल जीडीपी का, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग इस चीज़ को समझते हैं एक एग्जाम्पल रिलेटेड। दोस्तों, मैं बताया था ये नॉमिनल वर्ड होता है करंट के लिए और रियल वर्ड होता है दोस्तों बेस ईयर से रिलेटेड। तो आइए इस एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करते हैं कैसे हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर को निकालेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो कमोडिटी है ए और बी। 2014 को बेस ईयर लिया गया है, तो हमारे पास 3 साल का डाटा अवेलेबल है, 2014, 2015 और 2016। तो 14 में देखिए प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस है 30 रुपये का। यदि है कोई कमोडिटी है तो उसके 900 क्वांटिटी अवेलेबल है। उसी तरह बी वाला कमोडिटी का देखिए, 100 प्राइस है तो क्वांटिटी है 192। उसी तरह 2015 में देख सकते हैं आप, 2016 के लिए देख सकते हैं। तो ये डाटा आपको क्वेश्चन में दी गई है दोस्तों। अब इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है 2016 के लिए। ये क्वेश्चन में आपको मेंशन रहेगा बकायदा कि किस साल के लिए आपको जीडीपी डिफ्लेटर को कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग देखते हैं, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। दोस्तों, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? जैसा कि मैं बताया कि नॉमिनल जीडीपी जो है करंट ईयर के जीडीपी को हम लोग नॉमिनल जीडीपी कहेंगे। तो दोस्तों जरा बताइए, करंट ईयर कौन सा है? तो 2016 करंट ईयर है। तो जीडीपी कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, प्राइस इंटू क्वांटिटी आप कर लीजिए। मतलब कि आपके पास एक सामान का मूल्य है 36 रुपया और आपके पास टोटल सामान कितने हैं? आपके पास 1050 सामान है। तो टोटल प्राइस कितना आपको पे करना पड़ेगा? वो तो सिंपल है, 36 को आप 1050 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा नॉमिनल जीडीपी निकलेगा। तो दोस्तों, हमारे पास दो कमोडिटी हैं, तो कमोडिटी ए का 2016 में प्राइस इंटू क्वांटिटी निकालिए, फिर कमोडिटी बी का सिमिलरली 2016 में प्राइस इंटू कमोडिटी निकालिए, जो कि आपको मिलेगा 36 गुने 1050 जोड़ 100 गुने 105, जिसको जोड़कर आपको मिलेगा 58,300। तो ये हमारा मिला नॉमिनल जीडीपी। अब दूसरा चीज़ क्या हमें निकालना है, वो है रियल जीडीपी। तो दोस्तों, रियल जीडीपी जो निकलता है वो मैं फिर से बता दूं, वो बेस ईयर के रेस्पेक्ट में निकलता है दोस्तों। तो दोस्तों, बेस ईयर हमारा कौन सा है? तो 2014 हमारा बेस ईयर है। तो फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं। यहाँ पे हमें चीज़ों को समझना है दोस्तों। फ्रेंड्स, यहाँ पे अब बताइए, बेस ईयर जब हम लोग लेंगे तो क्वांटिटी तो वही रहेगा, 1050 कमोडिटी ए का और 105 कमोडिटी बी का। लेकिन प्राइस जो लेंगे दोस्तों, वो लेंगे हम लोग 2014 वाला, क्योंकि हमारा 2014 बेस ईयर है। तो आप जरा बताइए दोस्तों, 2000 हमारा बेस ईयर में कमोडिटी ए का प्राइस कितना था? 30। और बेस ईयर में कमोडिटी बी का प्राइस कितना था? 100। तो 30 को हम लोग 1050 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 को हम लोग 105 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों को ऐड करेंगे, तो हमें मिलेगा 52,000। तो ये हमारा क्या है? रियल जीडीपी है।
तो दोस्तों उम्मीद है ये बेसिक चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि जब आप लोग नॉमिनल जीडीपी निकालेंगे तो जो आप प्राइस लेंगे वो हमारे करंट ईयर का लेंगे, और जब रियल जीडीपी निकालेंगे तो जो प्राइस लेंगे वो हम बेस ईयर का लेंगे. दिस इज द बेसिक डिफरेंस वी हैव टू कीप इन आवर माइंड. Okay, now we know what is nominal GDP and what is real GDP. So now what we will do, हम लोग अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर लेंगे. So GDP deflator will be nominal GDP divided by real GDP into 100 because it is expressed in terms of percentage. इसे हमें परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस करना है, इसीलिए हम लोगों ने इसे 100 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको मिलेगा ये 112.1% दोस्तों. तो उम्मीद है जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकालते हैं ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा. आइए दोस्तों अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा इस क्रैश कोर्स का डे नंबर 5 का इंपॉर्टेंट टॉपिक था. वो था दोस्तों थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट. आइए दोस्तों एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं. सबसे पहले इंटरेस्ट क्या होता है. तो इंटरेस्ट एक पेमेंट है जो कि कोई बोरोवर करता है. किस लिए करता है दोस्तों बोरोवर पेमेंट? क्योंकि उसने कुछ पैसा को कुछ समय के लिए यूज किया. जैसे आप मुझसे कुछ उधारी लिया, आप मुझसे मान लीजिए 1000 रुपया उधारी लिए, तो आपने हमसे पैसा लिया, तो दोस्तों आप उस पैसा को यूज कर रहे हैं ना. तो फ्रेंड्स वो जो पैसा है 1000 रुपया और आपने 1 साल तक यूज़ किया, तो वो फिक्स, तो वो आपको टाइम भी दिया गया है, तो इसे ही हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं. मैंने जो पेमेंट किया आपको वही और वही इंटरेस्ट जो है आपको फिर क्या होगा, आपको फिर ब्याज देना होगा उस 1000 रुपया पे. ठीक है, तो यही हमारा क्या है, इंटरेस्ट कहलाता है. इंटरेस्ट इज पेमेंट मेड बाय बोरोवर फॉर द यूज ऑफ सम ऑफ मनी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. अब देखिए दोस्तों ये एक तरह का इनकम ही है. जैसे देखिए ये एक तरह का, इट इज़ वन ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ इनकम. ये भी इनकम का एक जरिया है. और क्या क्या सोर्स ऑफ इनकम है हमारे, जैसे रेंट हुए, फिर वेजेज हुए, फिर प्रॉफिट हुए. ठीक है दोस्तों, उसी तरह इनकम भी क्या है हमारा एक सोर्स ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है हमारा एक सोर्स ऑफ इनकम है. जैसे आप बैंक में एफडी डालते हैं तो आपको ब्याज मिलता है ना दोस्तों, तो वो भी तो इनकम का ही तो एक स्रोत है. ठीक है दोस्तों, तो यही पॉइंट करना चाह रहा है. अब देखिए दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट के कितने एलिमेंट्स होते हैं. तो कुल मिलाकर इंटरेस्ट के 3 मेन एलिमेंट होते हैं. वो कौन कौन से हैं? पहला एलिमेंट है पेमेंट फॉर रिस्क इन्वॉल्व इन मेकिंग लोन्स. दोस्तों जब भी बैंक आपको लोन देती है तो उसके अंदर कुछ क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व होता है. हम लोगों ने इस चीज़ को अच्छे से समझा था बीएफएम के टॉपिक में. तो फ्रेंड्स आप जब इंटरेस्ट में ये भी तो इन्वॉल्व है ना दोस्तों कि रिस्क कितना इन्वॉल्व है, उसके लिए जो पेमेंट है. दूसरा चीज़ पेमेंट फॉर ट्रबल इन्वॉल्व, बिल्कुल ट्रबल भी इन्वॉल्व होता है हमारे इस इंटरेस्ट पेमेंट में, तो दोस्तों उसके लिए भी पेमेंट हमें देना पड़ेगा. और तीसरा है दोस्तों कि प्योर इंटरेस्ट, जो ये कंपोनेंट है प्योर इंटरेस्ट, वो क्या होता है, प्योर इंटरेस्ट इज अ पेमेंट फॉर यूज ऑफ मनी. तो उसका थर्ड कंपोनेंट है प्योर इंटरेस्ट, वो किस चीज़ का पेमेंट है, यूज ऑफ मनी का पेमेंट है. अब देखिए मैं इसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ. जैसे आप देखिएगा अलग अलग तरह के लोन के लिए अलग अलग ब्याज होता है. ठीक है दोस्तों, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सभी लोन का अलग अलग ट्रबल इन्वॉल्व है, सभी लोन के अलग अलग रिस्क इन्वॉल्व है, इसीलिए सभी लोन पे अलग अलग ब्याज दर होता है. तो आप समझ सकते हैं ब्याज दर को कौन डिसाइड करता है, ब्याज दर को उस ट्रबल डिसाइड करता है, रिस्क डिसाइड करता है दोस्तों. चलिए ये तो कुछ बेसिक बातें थी. अब हम लोग आते हैं कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पे. चलिए समझते हैं कीन्स थ्योरी आखिर कहता क्या है. देखिए दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो प्योरली मॉनेटरी फेनोमेना है. ठीक है दोस्तों, ये मॉनेटरी फेनोमेना है और ये डिटरमाइन किसके द्वारा होता है, ये डिटरमाइन 2 चीज़ के द्वारा होता है, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी. यानी कि डिमांड, मनी का डिमांड और मनी का सप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड करता है. चलिए देखते हैं कैसे डिसाइड करता है. तो इसी थ्योरी को हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी. इसमें यही कहा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिसाइड होगा, मनी के डिमांड से और मनी के सप्लाई से. तो कीन्स ने क्या समझा, कीन्स ने माना कि देयर 2 तरह के एसेट हैं. एक पहला एसेट क्या है कि जो पैसा आप करेंसी के फॉर्म में रखते हैं और करंट डिपॉजिट के फॉर्म में रखते हैं वो, और दूसरा है दोस्तों लॉन्ग टर्म बॉन्ड. तो कीन्स ने कहा कि ये 2 तरह के एसेट हैं हमारे. पहला है मनी इन फॉर्म ऑफ करेंसी एंड करंट डिपॉजिट और दूसरा है लॉन्ग टर्म बॉन्ड. अब देखिए दोस्तों जो हमारा ब्याज का दर होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और जो हमारा बॉन्ड का प्राइस है वो इन्वर्सली रिलेटेड है. ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं कीन्स थ्योरी की, और अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो बॉन्ड प्राइस है वो आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है. तो ऐसा समझिए कि जितना नॉमिनल इनकम जितना ज़्यादा होगा, मैं जब भी नॉमिनल इनकम बोलूँ इसका मतलब आप करंट इनकम को समझेंगे, अभी का इनकम. तो दोस्तों नॉमिनल इनकम जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, किस चीज़ में, 2 एसेट इकोनॉमी में. ध्यान दीजिए दोस्तों,
अभी मैंने बताया कि दो एसेट थे, एक एक था कि हम पैसा को करेंसी में डाल रहे हैं या डिपॉजिट में डाल रहे हैं दोस्तों, और एक था कि हम बॉन्ड में डाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा लेवल ऑफ नॉमिनल इनकम होगा टू एसेट इकोनॉमी में, लोग क्या चाहेंगे, लोग ये चाहेंगे, मोर पीपल वुड वांट टू होल्ड इन देयर पोर्टफोलियो इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ कैश बैंक डिपॉजिट। सिंपल सी भाषा में ये समझिए बात आप कि नॉमिनल इनकम जितना ज़्यादा होगा, लोग उतना से ज़्यादा पैसा पहली मेथड में लगाना प्रीफर करेंगे। हमारा पहला मेथड क्या था? पहला मेथड था कि जिसमें लोग पैसा करेंसी के फॉर्म में रख रहे हैं या करंट डिपॉजिट के फॉर्म में रख रहे हैं दोस्तों। तो जितना नॉमिनल इनकम ज़्यादा होगा, इन नॉमिनल इनकम ज़्यादा होगा दोस्तों, तो लोग उतना ही पैसा वो रखेंगे कहाँ पे? कैश के फॉर्म में रखेंगे या बैंक के डिपॉजिट के फॉर्म में रखेंगे। चलिए, इस पॉइंट का यही मतलब है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है। अब जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ध्यान से समझिए दोस्तों, जितना ज़्यादा नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हुआ करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अभी का रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो जितना ज़्यादा नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, अब क्या होगा दोस्तों आप बताइए, खुद सोचिए। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो लोग क्या चाहेंगे, लोग अगर अधिक से अधिक पैसा बॉन्ड में रखना चाहेंगे ताकि उन्हें फ़ायदा हो। ठीक है, तो वही कह रहा है कि हायर द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोअर द डिमांड फॉर मनी एंड मोर इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड। मैं फिर से समझा दूं दोस्तों, पैसा लोग दो तरह से रखते हैं, या तो वो अपने करेंसी के फॉर्म में रखते हैं या करंट डिपॉजिट में रखते हैं, और दूसरा तरीका है वो बॉन्ड के फॉर्म में रखते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि यदि इनकम का लेवल ज़्यादा होगा तो वो पैसा करेंसी के फॉर्म में रखना प्रेफर करेंगे, और यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट का लेवल ज़्यादा होगा तो वो पैसा बॉन्ड के फॉर्म में रखना पसंद करेंगे। तो दोस्तों एकदम क्रिस्टल क्लियर दिमाग में रखना है। फिर से मैं समझा दूँ, इनकम ज़्यादा तो करेंसी के फॉर्म में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा तो वो बॉन्ड के फॉर्म में। चलिए, ये चीज़ आपके दिमाग में यदि बैठ गई है तो आप आगे की चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर आसानी से समझेंगे। चलिए दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मनी डिमांड कर्व। दोस्तों देखिए, अभी तक हमने जो देखा वही चीज़ दोबारा लिखा हुआ है यहाँ। क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांड इंक्रीजेज विथ फॉल इन रेट ऑफ इंटरेस्ट और विथ इंक्रीज इन लेवल ऑफ नॉमिनल इनकम। वही तो बात साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मनी का डिमांड है, ठीक है दोस्तों, मनी का डिमांड कब बढ़ेगा आप बताइए। मनी का डिमांड तब बढ़ेगा जब हमारा लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा तो हम मनी का डिमांड बढ़ेगा, यानी कि हम पैसा कैश करेंसी के फॉर्म में रखेंगे या बैंक डिपॉजिट के फॉर्म में रखेंगे। और दूसरा चांस क्या हो सकता है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा हो। सिंपल सी बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा तो लोग बॉन्ड में कम पैसा रखेंगे और वही पैसा को वो मनी का डिमांड के बढ़ेगा दोस्तों। तो किसी पार्टिकुलर इनकम के लेवल पर हम देखो इनकम को फिक्स कर दिए यहाँ पे, ठीक है। तो किसी पार्टिकुलर इनकम के लेवल पर जो मनी डिमांड कर्व होगा वो कैसा होगा दोस्तों, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। आइए समझते हैं क्यों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। देखिए ये वाला ग्राफ देखिए आप, इस ग्राफ में देखिए वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है हमने। तो दोस्तों इस ग्राफ में देखिए वाई एक्सिस पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है और एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ऑफ मनी लिया है। दोस्तों हम लोगों ने इनकम के लेवल को पहले फिक्स किया। तीन चीज़ें, एक है इनकम का लेवल, एक है रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक है मनी का डिमांड। तो चूंकि तीन क्वांटिटी हैं और ग्राफ जब भी प्लॉट करते हैं हम लोग दो क्वांटिटी के बीच करते हैं, तो तीसरा को हमको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक क्वांटिटी को फिक्स कर दिया, और वो क्वांटिटी क्या थी दोस्तों, वो क्वांटिटी थी हमारी मनी का डिमांड, वो क्वांटिटी थी हमारी दोस्तों इनकम को हमने फिक्स किया। तो दोस्तों आप ये देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट और क्वांटिटी मनी डिमांड में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो लोग जो है बॉन्ड के फॉर्म में पैसा रखना पसंद करेंगे, इसीलिए मनी का डिमांड क्या है, कम है। और जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए घट रहा है तो मनी का डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यही ग्राफ समझा रहा है दोस्तों, मनी का डिमांड कब बढ़ रहा है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा है। दैट इज वाई दिस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये क्वेश्चन यही बन जाता है दोस्तों। तो दोस्तों कीन्स ने क्या कहा कि जो ब्याज का दर है वो दो चीज़ से डिसाइड होती है, डिमांड फॉर मनी से और सप्लाई ऑफ मनी से। अब देखिए दोस्तों इसमें इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम कब आता है, इफ़ वी कीप अंडर कंसिडरेशन द सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई मनी कौन डिसाइड करता है दोस्तों, ये हमारी सरकार डिसाइड करती हैं और जनरली ये कांस्टेंट रहता है। तो हम ये देखिए जब हम सप्लाई ऑफ मनी को कांस्टेंट रखें, ठीक है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिमांड फॉर मनी कब इक्विलिब्रियम में है दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं। अब जरा इस ग्राफ को देखिए, अब ग्राफ से क्लियर होगा ये चीज़। देखिए ये वाला ग्राफ, तो दोस्तों ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है ये तो समझ में आ गया होगा। देखिए वाई एक्सिस पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है और एक्स एक्सिस पे हमारा क्वांटिटी ऑफ मनी है।
ये तो आपको दिख रहा होगा। और ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मनी डिमांड कर्व है। चलिए, और देखिए मनी सप्लाई कर्व जो एक वर्टिकल लाइन है उसे हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, जो कि मैं बता भी रहा हूँ कि मनी सप्लाई को गवर्नमेंट डिसाइड करती है और उसे हम कांस्टेंट रख के चल रहे हैं। तो आइए जरा इस कर्व का मतलब समझते हैं दोस्तों। दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता होगा कि इस पे बेस्ड हमारा केस स्टडी पूछे जाते हैं दोस्तों, इन सभी ग्राफ पे बेस्ड। जो लोग दिसंबर का एग्जाम दिए होंगे पिछले साल का उन्हें पता होगा। तो दोस्तों इसीलिए समझिए ध्यान से इन चीज़ों को। और जिन लोगों को नोट्स की आवश्यकता है उसके लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। आपको ये पीडीएफ नोट्स आपको तो आप तक पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग बात कर रहे थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखिए जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इक्विलिब्रियम से अबव है, जरा इस ग्राफ में देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारा ई पॉइंट कौन सा है दोस्तों, इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 और क्वांटिटी ऑफ मनी है 200 करोड़। तो ई पॉइंट है, क्या कर रहा है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विलिब्रियम से अबव होगा तो क्या होगा, लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड खरीदेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ब्याज दर ज़्यादा है तो लोग क्या चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड खरीदें, तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, कोई चीज़ ज़्यादा डिमांड होगा तो उसका प्राइस बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब जब बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा। ठीक है, तो दोस्तों बॉन्ड का प्राइस बढ़ा और जब जो है तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया। तो देख रहे हैं अपने आप वो इक्विलिब्रियम में आ जा रहा है। ठीक है, इसका अपोजिट क्या होगा कि जब मान लीजिए कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विलिब्रियम से बिलो है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विलिब्रियम से बिलो होगा तो क्या होगा, लोग बॉन्ड को बेचेंगे। बॉन्ड को क्यों बेचेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले सके वो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन रहता है, चाहे वो पॉइंट जो है अभी जो करंट मार्केट सिचुएशन है वो हमारे इक्विलिब्रियम से ऊपर रहे या उससे नीचे रहे, वो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है। तो दोस्तों यही कहने का मतलब है। तो फ्रेंड्स ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मनी सप्लाई का इफेक्ट, मनी सप्लाई में जो, यदि मान लीजिए कि अभी तो हमने मनी सप्लाई को कांस्टेंट रखा था इस वाले केस में, और यदि मान लीजिए कि मनी सप्लाई में इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, तो वो ये ग्राफ से आपको दिख रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे दिखाया गया है कि देखिए MS1 है एक वर्टिकल लाइन, MS2 है दूसरा वर्टिकल लाइन, और यहाँ पे दिखाया गया है कि मनी सप्लाई यदि बढ़ेगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा दोस्तों। तो देखिए सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा शिफ्ट हो गया, पहले ई था अब हो गया ई डैश। चलिए, तो ये हमारा दिखाया गया है कि इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई। अब दोस्तों एक और चीज़ हमें समझना है कि मनी डिमांड कर्व में शिफ्ट क्या होता है। जब कोई ऐसा फैक्टर हो जैसे कि एंटिसिपेशन ऑफ इंक्रीज इन बॉन्ड प्राइस, ठीक है, वो हमारी मनी सप्लाई को अफेक्ट करेगा या रेट ऑफ इंटरेस्ट को अफेक्ट करेगा, तो जो हमारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है वो शिफ्ट को एक्सपेक्ट करता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये बता रहा था कि जो हमारा मनी डिमांड कर्व है जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, वो शिफ्ट कब होता है, किस कंडीशन में होता है। तो मैं बता रहा था दोस्तों कि जब कोई ऐसा फैक्टर हो जैसे कि एंटिसिपेट किया गया हो कि बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, ये ऐसा फैक्टर मनी सप्लाई को अफेक्ट करे या रेट ऑफ इंटरेस्ट को अफेक्ट करे, तब हमारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं इस वाले कर्व में, यहाँ पे देखिए इस वाले कर्व में आप समझ सकते हैं कि देखिए हमारा LP1 पहला कर्व था, अब देखिए LP2 नया कर्व बन गया, तो मनी डिमांड कर्व जो था वही शिफ्ट हो गया दोस्तों। ये किसके कारण होता है, किसी फैक्टर्स के कारण होता है, जैसे कि बॉन्ड प्राइस में बढ़ना या वगैरह। तो दोस्तों आपको सभी ग्राफ को समझते चलना है। चलिए, तो ये था हमारा मनी डिमांड कर्व का बेसिक थिंग। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है ISLM कर्व, या इसे शॉर्ट में हम लोग हिग्स हैंसन सिंथेसिस कहते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों समझते हैं एक एक पॉइंट को बारीकियों से, ISM कर्व के बारे में, ISLM कर्व के बारे में। तो दोस्तों IS कर्व और LM कर्व वो दो वेरिएबल को रिलेट करता है। कौन कौन से दो वेरिएबल हैं, एक है इनकम और दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक देखा, अभी तक कुल मिलाकर 3 फैक्टर हुआ करते थे, एक इनकम था, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट था और एक क्वांटिटी, एक मनी डिमांड था, डिमांड फॉर मनी। तो यहाँ पे हम लोग मनी डिमांड को नहीं ले रहे हैं, हम लोग केवल बाकी 2 फैक्टर को ले रहे हैं। किसको किसको ले रहे हैं, इनकम को ले रहे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट को ले रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 कर्व होगा, एक IS कर्व होगा और एक LM कर्व होगा। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ये 2 कर्व, उसे ही हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, आइए पहले LM कर्व को समझते हैं। LM का मतलब क्या हुआ, LM क्या है दोस्तों, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये कहाँ से डिराइव हुआ है, तो ये कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट से डिराइव हुआ है। तो LM कर्व का डेरिवेशन हुआ है कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट से। और IS कर्व क्या है दोस्तों, IS कर्व हमारा क्लासिकल थ्योरी से डिराइव हुआ है। आइए डेरिवेशन देखते हैं जरा IS कर्व का और LM कर्व का इंडिविजुअली। तो दोस्तों IS कर्व को देखिए, IS कर्व को समझने से पहले आप जरा ये देखिए ग्राफ, ये है हमारा बेसिकली IS कर्व।
देखिए यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है वाई एक्सिस पे, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है एक्स एक्सिस पे। ये जो एस वर्ड है ना दोस्तों, वो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो पहले इस ग्राफ को देखिए, ये जो ऊपर वाला ग्राफ है। अब आप समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है दोस्तों, तो सेविंग कर्व क्या हो रहा है, वो राइट में शिफ्ट हो रहा है। पहले था S1Y1, अब हो गया S2Y2, फिर और फर्दर फर्दर इनकम बढ़ने से क्या होगा कि हमारा ये शिफ्ट हो जाएगा S3Y3 में, फिर S4Y4 में। तो इनकम बढ़ने के कारण सेविंग कर्व राइट में शिफ्ट हो रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है, हमारा घट रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इनकम बढ़ेगा तो सेविंग कर्व राइट शिफ्ट हो रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, घट रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको पहले वाले ग्राफ में दिख रहा होगा। अब दूसरे ग्राफ में देखिए, दूसरे वाले ग्राफ में देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिया गया है वाई एक्सिस पे और इनकम को लिया गया है एक्स एक्सिस पे। ठीक है दोस्तों, तो ये दो चीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑन वाई एक्सिस वाइल इनकम इज ऑन एक्स एक्सिस। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है कि लेवल ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट द आई एस कर्व इज डिराइव। तो इनकम लेवल इंक्रीजेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीजेस, शॉर्ट में कहा जाए तो। और ये आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव स्लोप का ग्राफ है। तो यहाँ से साफ क्लियर है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इनकम, जो कि आई एस कर्व से क्लियर है दोस्तों। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इनकम हमारा घटेगा। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट कर्व में, जो कि है हमारा एलएम कर्व। दोस्तों एलएम कर्व को डेरिवेशन का देखते हैं। यहाँ भी इनकम हमारा बढ़ रहा है, इनकम बढ़ने के कारण एलपी कर्व जो है आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है दोस्तों। वहाँ पे देखिए घट रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। पहला मेरा डिमांड मनी डिमांड कर्व था LP1, अब वो बढ़ के LP2 हो गया, फिर बढ़ के LP3 हो गया। ये क्यों बढ़ रहा है, तो ये इनकम बढ़ने के कारण बढ़ रहा है दोस्तों। दोस्तों ये कुछ नया नहीं है, ये हमारा मनी डिमांड कर्व ही है, जो कि हम लोगों ने लंबे डिस्कशन किया था दोस्तों जिस पर। तो LP1 था पहले, अब हो गया LP2, अब हो गया LP3, ऐसे करके हमारा मनी डिमांड कर्व बढ़ रहा है। तो ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा इनकम राइज हो रहा है। तो ये पहले पार्ट में है। ठीक है, तो ये क्या शो करता है कि हायर इनकम पे मनी का डिमांड और सप्लाई ऑफ डिमांड ज़्यादा होता है, इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में कहें तो कह सकते हैं ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मूव विथ इनकम। अब जहाँ पे ये ISLM कर्व इंटरसेक्ट करेगी, वो डिसाइड करती है इक्विलिब्रियम को। देखिए इस ग्राफ को, देखिए ये जो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ है, वो IS कर्व है, और जो अपवर्ड स्लोपिंग है वो LM कर्व है। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, आप जरा सबसे पहले आप समझिए, IS कर्व का पार्ट 2 देखिए। IS कर्व के पार्ट 2 में आप क्या देख रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम में जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है दोस्तों, और आप जरा LM कर्व का रेट ऑफ पार्ट 2 देखिए, इसमें जो कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग है। अब इन दोनों कर्व को हम क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। देखिए मर्ज करके हम लोगों ने यहाँ पे एक नया कर्व बनाया, एक IS कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग और LM कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, और जिस पॉइंट पे ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे ही हम लोग कर रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो दोस्तों होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है। तो जिस पॉइंट पे क्या होता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्विलिब्रियम में रहेगा, इस पॉइंट पे हमारा डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो आप समझ सकते हैं इस पॉइंट का क्या खासियत है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। एकदम एग्जॉस्टिव थ्योरी था, जिसको मैंने पॉइंट वाइज आप लोगों को समझाया। तो दोस्तों आप लोगों को यदि इसके नोट्स की आवश्यकता है, तो आप लोग नीचे एक लिंक मिलेगा, जिसे मेंबरशिप लिंक कहते हैं दोस्तों। आप लोग उस पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको इसका लिंक आपको मिल जाएगा। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस लेसन को लाइक करें। धन्यवाद।